नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका के लॉस एंजल्स में हिंसक प्रदर्शन ने अमेरिका की सियासत में खलबली मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोगों में बढ़ती नाराजगी विपक्षी दल डेमोक्रेट्स के लिए फायदे के तौर पर देखी जा रही है। पिछले 6 दिनों से लॉस एंजल्स में प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप ने यहां 5000 से ज्यादा सैनिकों को उतार दिया है, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे, बल्कि अब ये प्रदर्शन पूरे अमेरिका में फैलता जा रहा है। ऐसे में लॉस एंजल्स का प्रदर्शन बना ट्रंप के लिए चुनौती। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजराइल में संसद भंग करने का बिल पेश, संकट में नेतन्याहू सरकार। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से गैर जरूरी स्टाफ को हटाया। हिंदुस्तान और बांग्लादेश में बढ़ सकता है तनाव, यूनुस बोले हसीना के बयानों से बांग्लादेश में गुस्सा, मोदी से इन्हें कंट्रोल करने को कहा। अमेरिका जाएंगे पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर, यूएस आर्मी की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में होंगे शामिल। हिंदुस्तान की बढ़ी चिंता, इमरान की पार्टी करेगी विरोध। और चलते चलते में देखेंगे 50 करोड़ साल पुराने जीव की खोज को, साइंस की दुनिया में मच गई हलचल। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला चीफ मस्क की माफी की स्वीकार। मस्क बोले थे पछतावा है। उपराष्ट्रपति वेंस ने की थी लड़ाई खत्म करने की पहल। मेरे प्यारे कॉमरेड व्लादिमीर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच उत्तर कोरिया के चीफ किम जोंग उन का रूसी राष्ट्रपति पुतिन को संदेश, हमेशा रूस के साथ खड़ा रहेगा उत्तर कोरिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील का किया ऐलान। यूएस को मिलेगा रेयर अर्थ मटेरियल, बदले में अमेरिकी कॉलेज में पढ़ेंगे चीनी छात्र। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में तेज तूफान ने मचाई तबाही। क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से आई बाढ़ में 49 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तो अमेरिका की सड़कों पर 6 जून को जो बवाल शुरू हुआ था वो अब तक खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब ये प्रदर्शन पूरे अमेरिका में फैलता जा रहा है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोगों में बढ़ते गुस्से के तौर पर देखा जा रहा है। लॉस एंजल्स से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन अब न्यूयॉर्क, सिएटल, शिकागो, ऑस्टिन, लॉस वेगास और वॉशिंगटन डीसी सहित पूरे अमेरिका में फैल चुका है। वॉशिंगटन के स्पोकन के मेयर ने आपातकाल की स्थिति और कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। बीते दिन ही लॉस एंजल्स के कई इलाकों में कर्फ्यू लागू किया जा चुका है। कर्फ्यू की पहली रात पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। ज्यादातर पर कर्फ्यू के उल्लंघन का आरोप है। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने भीड़ नियंत्रण गोलों का इस्तेमाल भी किया है। लोगों में बढ़ते इस गुस्से के बावजूद ट्रंप झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनका ध्यान सिर्फ लॉस एंजल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि डेमोक्रेटिक शासित अन्य शहरों और राज्यों में भी अवैध प्रवासियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई को और व्यापक किया जाएगा। अब इन राज्यों में न केवल प्रवासियों में डर का माहौल है, बल्कि नागरिक अधिकार संगठन और आम लोगों के बीच भी आंदोलन और प्रदर्शन की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति लोगों के गुस्से को शांत कराने की बजाय उसे और भड़का रहे हैं। ट्रंप ने लॉस एंजल्स में 5000 से ज्यादा सैनिकों को उतार दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैनिकों की संख्या इतनी ज्यादा है जितनी कि सीरिया और इराक को मिलाकर भी नहीं है। अमेरिकी प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 60 दिनों में इसमें लगभग 134 मिलियन यानी 11 अरब 44 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होंगे। हालांकि इन क्षेत्रों में नेशनल गार्ड्स और मरीन्स की तैनाती का कैलिफोर्निया के गवर्नर लगातार विरोध कर रहे हैं। उनकी तरफ से मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसमें अधिकारियों द्वारा मरीन और नेशनल गार्ड के इस्तेमाल को सीमित करने की मांग की गई है। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने कैलिफोर्निया के कोर्ट के जज से इस मांग को ठुकराने की अपील की है। उधर अमेरिका के नदन कमांड ने बताया कि लॉस एंजल्स में अगले 48 घंटों के अंदर 700 मरीन को तैनात कर दिया जाएगा। एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि लॉस एंजल्स में सैनिकों को पुलिस के पहुंचने तक नागरिकों को अस्थायी रूप से हिरासत में रखने की इजाजत दी गई है, जिसके बाद इन क्षेत्रों में अराजकता बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अमेरिका में यह आपदा विपक्षी दल डेमोक्रेट्स के लिए अवसर के रूप में देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में जारी हिंसा ने कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पार्टी को नई संजीवनी दी है। इस दौरान कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम डेमोक्रेटिक पार्टी के हीरो बनकर उभरे हैं। जिस तरह से वे ट्रंप प्रशासन का विरोध कर रहे हैं और लगातार अप्रवासियों के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है।
ऐसे में इस घटना ने डेमोक्रेटिक पार्टी को नई ताकत दे दी है। इन हालात में डोनाल्ड ट्रंप के फैसले अब उनकी मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजरायल की। तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार संकट में फंस गई है, क्योंकि विपक्ष ने संसद भंग करने का विधेयक पेश कर दिया है और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है सत्ताधारी गठबंधन में फूट। नेतन्याहू के सहयोगी घोर दक्षिणपंथी पार्टियों ने धमकी दी है कि अगर धार्मिक छात्रों को सैन्य सेवा से छूट देने वाला कानून पास नहीं हुआ तो वे संसद, जिसे इजरायल में नेसेट कहते हैं, उसे भंग करने के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। नेतन्याहू अपने सहयोगियों के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में वो इस कोशिश में जुटे हैं कि विपक्ष के प्रस्ताव पर वोटिंग को एक सप्ताह तक के लिए टाला जाए और तब तक वो सहयोगियों के साथ मिलकर कोई हल निकाल लेंगे। वैसे अगर विपक्ष का प्रस्ताव पास भी हो जाता है तो भी सरकार तो तुरंत नहीं गिरेगी, क्योंकि संसद भंग करने वाले बिल को कानून बनने से पहले 4 चरणों में वोटिंग से गुजरना होता है। आपको बता दें कि इजरायल के सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में धार्मिक छात्रों को सैन्य सेवा से छूट को असंवैधानिक करार दिया था और तब से लेकर अब तक कई सरकारें इस पर कोई नया कानून पास नहीं कर पाई हैं। पिछले सप्ताह गठबंधन सरकार में शामिल यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म पार्टी ने ऐलान किया था कि अगर कोई समाधान नहीं निकला तो वो संसद भंग करने के पक्ष में वोट करेगी। इसके बाद शास पार्टी ने भी साफ कर दिया कि अगर नेतन्याहू उनकी मांग को नहीं मानेंगे तो वो भी इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी। शास प्रवक्ता आशेर मेदिना ने कहा कि हमें सरकार गिराने में खुशी नहीं होगी, लेकिन अब हम एक तरह के ब्रेकिंग पॉइंट पर हैं। अगर कोई समाधान नहीं निकला तो शास संसद भंग करने के पक्ष में वोट करेगा। इजरायल में इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि नेतन्याहू इस मुश्किल से निकलने के लिए ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। दरअसल अमेरिका ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए उसके साथ वो बातचीत भी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका के समर्थन के बिना यह मुमकिन नहीं दिख रहा। ऐसे में अब अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर ईरान ने उसकी बात नहीं मानी तो जंग तय है। इसी को लेकर अब नेतन्याहू की तरफ से ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला होता है तो ईरान इजरायल के साथ ही अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी हमले करेगा। और अब अगली खबर में बात बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की सियासत में इस वक्त तूफान आया हुआ है। कार्यवाहक सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की कुर्सी डोल रही है। जनता में गुस्सा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। सियासी दल भी यूनुस के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, तो सेना भी यूनुस के तमाम फैसलों का विरोध कर रही है। वहीं यूनुस किसी भी तरह सत्ता में बने रहने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा चुके हैं और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी भी उनके निशाने पर है, लेकिन यूनुस के मंसूबे कामयाब हो पाएंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर बड़ा आरोप लगाया। हसीना ने कहा कि आतंकियों के समर्थन से चल रही यूनुस की अंतरिम सरकार में अपराध बढ़े हैं और हिंसा आम बात हो गई है। आज बांग्लादेश में डर का माहौल है। लोगों को लगता है कि आतंकी उनको लूट लेंगे या मार देंगे। इन्हीं आतंकी गुटों ने यूनुस को सत्ता में लाने का काम किया है। अब ये आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं और अराजकता पैदा कर रहे हैं। यूनुस विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं और देश की संप्रभुता को बेचने की साजिश रची जा रही है। म्यांमार तक रोहिंग्या कॉरिडोर बनाने का प्रोजेक्ट इसी साजिश का हिस्सा है और अब यूनुस सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को बेचने की फिराक में है। अगर मैंने अमेरिका को बांग्लादेशी क्षेत्र के अंदर एक एयरबेस बनाने की इजाजत दी होती तो शायद मुझे सत्ता से नहीं हटना पड़ता। शेख हसीना ने यूनुस के अगले साल अप्रैल तक चुनाव कराने के वादे को भी एक मजाक कहा है। हसीना ने यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए तो मोहम्मद यूनुस ने अपनी मजबूरियां गिना दी। यूनुस ने कहा कि मैंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। उन्होंने कहा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि वे शेख हसीना को बोलने से रोके, क्योंकि उनका संदेश बांग्लादेश की जनता को भड़काता है। लेकिन मोदी का जवाब था कि ये सोशल मीडिया है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने फिर पीएम मोदी से कहा कि अगर आप उन्हें शरण देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन कृपया उन्हें बांग्लादेशी लोगों से ऐसे तरीके से बात करने से रोकिए। पूरा बांग्लादेश गुस्से में आ जाता है, लेकिन हिंदुस्तान ने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं क्या कह सकता हूं? ये एक गंभीर स्थिति है और आप ये कहकर नहीं बच सकते कि ये सोशल मीडिया है। यूनुस ने कहा कि हम हिंदुस्तान से सबसे अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। वे हमारे पड़ोसी हैं, हम उनके साथ कोई बुनियादी समस्या नहीं रखना चाहते। लेकिन हर बार चीजें गलत हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारा झूठा प्रचार फैलाया जाता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे
पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर के अमेरिका दौरे की। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। यह पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों में बढ़ती गर्मजोशी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दक्षिण एशिया को लेकर कहा कि हमें एक तरफा नजरिया नहीं अपनाना चाहिए। जनरल माइकल ने कहा कि हमें भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध रखना चाहिए। यह कोई बाइनरी विकल्प नहीं है कि भारत के साथ संबंध है तो पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकते। हमें हर रिश्ते को अपनी खूबियों के आधार पर उसे देखना चाहिए। अमेरिकी जनरल यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी अभियानों में अमेरिका का शानदार साझेदार बता दिया। यानी एक तरफ जहां पाकिस्तानी नेता मंत्री खुद ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने लंबे वक्त तक आतंकवाद को शह दिया है और इसके लिए वो अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीते दिन भी जहां पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित बताते हुए अमेरिका पर आतंकियों की मदद करने के आरोप लगा दिए, और आज अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी अभियानों में साझेदार बता रहा है। ऐसे में अमेरिका के रुख पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तौल रहा है, जबकि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री कहा जाता है और हिंदुस्तान उसका पीड़ित। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि आतंकवाद के शिकार और समर्थक एक बराबर नहीं हो सकते। लेकिन अमेरिका को अब तक समझ नहीं आया है। बता दें कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर का ये अमेरिका दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ का बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि मुनीर इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। हालांकि खबर तो यह भी आ रही है कि मुनीर को इसका न्योता नहीं दिया गया, यह केवल पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। लेकिन अमेरिका के पाकिस्तान को लेकर इस नरम रुख ने हिंदुस्तान की चिंता बढ़ा दी है। उधर पाकिस्तान में मुनीर के दौरे से पहले ही विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक ए इंसाफ ने इस दौरे के दौरान प्रदर्शन की धमकी दी है। पीटीआई ने एक्स पर लिखा कि व्हाइट हाउस को बताएं कि इस सरकार के साथ कोई भी समझौता पाकिस्तान की जनता स्वीकार नहीं करेगी। देखा जाए तो मुनीर के इस अमेरिका दौरे से पाकिस्तान की सियासत में भी उफान आ गया है। और अब चलते चलते में देखेंगे दुनिया में जीवन की शुरुआत को लेकर नए दावे को। तो दुनिया में जीवन की शुरुआत कब से हुई, इसे लेकर लगातार नए नए दावे हो रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं। वैज्ञानिक लगातार नए नए जीवाश्मों की स्टडी कर रहे हैं। इस बीच एक ऐसा ही अद्भुत जीवाश्म सामने आया है जिसने साइंस की दुनिया में हलचल मचा दी है। यह जीवाश्म है हेलमेंटिया एक्सपांसा, जो लगभग 500 मिलियन साल यानी 50 करोड़ साल पुराना है, और यह हमें कैम्ब्रियन पीरियड के जीवन के बारे में नई जानकारी दे रहा है। दरअसल हेलमेंटिया एक्सपांसा जीवाश्म को सबसे पहले 1918 में खोजा गया था। जब यह जीवाश्म मिला तो वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसे एक साधारण समुद्री जीव यानी क्रस्टेशियन मानकर चल रहे थे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके 36 नए सैंपलों की जांच की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि जिसे साधारण समुद्री जीव माना जा रहा था वो जीव ट्रिलोबाइट्स जैसे पुराने आर्थ्रोपोड्स के समूह कॉन्सिलिटेरगा से जुड़ा हुआ है। इसकी एक खास बात यह है कि इसमें कैल्सिफाइड एक्सोस्केलेटन नहीं था, जिसकी वजह से यह ठीक से संरक्षित नहीं हो पाया और सालों तक इसे गलत समझा गया। हेलमेंटिया एक्सपांसा के नए सैंपल में यह भी साफ हुआ कि इसमें न सिर्फ एक्सोस्केलेटन था बल्कि एक विकसित पाचन तंत्र, पूरी तरह से बनी हुई आंखें और ऐसे अंग थे जो इसे समुद्र की सतह पर चलने में सक्षम बनाते थे। ये खोज ये साबित करती है कि कैम्ब्रियन पीरियड के जीव अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित और जटिल थे जितना अब तक माना गया था। इस जीव के एक मोल्ट यानी गिरी हुई त्वचा के जीवाश्म ने इसकी जीवन शैली और व्यवहार की झलक भी दी है। यह मोल्ट दिखाता है कि हेलमेंटिया एक्सपांसा सिर्फ एक साधारण जीव नहीं था, बल्कि संभवतः यह सामाजिक या बचाव रणनीतियों वाला प्राणी था। इस खोज से यह भी साबित हो गया कि कैम्ब्रियन काल के दौरान जीवन बहुत तेजी से विकसित हो रहा था और आर्थ्रोपोड्स की विविधता पहले से कहीं अधिक थी। इस खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि आधुनिक प्रजातियों का विकास किस तरह हुआ। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।